हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो हमने इलेक्ट्रिकल सोर्सेस पर बनाया है और इसमें जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल सोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो सभी को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो दोनों ही तरीक़ा से इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट है तो भी ये हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले हम मोटा मोटी ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सोर्सेज देखिए, फर्स्टली सोर्सेज दो टाइप के हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स फिर से हम दो टाइप के डिफाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसी करंट सोर्सेज भी दो टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कंफ्यूजिंग भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी होंगे। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर, तो इस टॉपिक से एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, केवल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना होगा नंबर्स में। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो ये फिर से दो टाइप का होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसे ही करंट सोर्स जो डिपेंडेंट टाइप का है वो भी फिर से दो टाइप का होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, लेकिन दोनों ही वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। ये करंट, ये भी ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है, लेकिन ये दोनों ही करंट पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं ये हम एग्जांपल के थ्रू और फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स, जैसे जनरेटर, बैटरी, पावर पॉइंट, इनफाइनाइट बस, ये सभी किसके एग्जांपल हैं? वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्स की डेफिनेशन क्या रहेगी? ऐसे सर्किट एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हों को सोर्स कहा जाता है, जैसे बैटरी, जनरेटर, सोलर सेल, पावर लाइन, पावर पॉइंट, बस बार, एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? सोर्सेज हैं जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर इन्हीं से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई करते हैं, इन्हीं में से कोई एक यूज़ किया जाता है। इनफाइनाइट बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा एक डेफिनेशन है सिर्फ, और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है इनफाइनाइट बस क्या है। तो इनफाइनाइट बस क्या है? वो पावर लाइन जिससे कितना भी वोल्टेज लेने पर उसके वोल्टेज लेवल में कोई चेंज नहीं होता, को इनफाइनाइट बस कहा जाता है। ये घर के बाहर जो बड़ी बड़ी पावर लाइन आप देखेंगे, या ऑफिस में, इंडस्ट्रीज़ में अंदर बहुत मोटे मोटे केबल जो यूज़ किए जाते हैं, उनको नॉर्मली बस कहा जाता है। बस क्या है? एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, ऐसी पावर लाइन है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम उससे कितने भी लोड कनेक्ट करें। जैसे हम घर में भी पावर पॉइंट देखते हैं, स्विच बोर्ड में जो पावर पॉइंट लगा होता है, तो पावर पॉइंट में नॉर्मली दो लोड हम एक साथ यूज़ कर पाते हैं। तो दो लोड अगर हम एक साथ यूज़ करेंगे, अगर एक लोड को 220 वोल्ट मिल रहा है तो दूसरे लोड को भी 220 वोल्ट ही मिलेगा। ऐसे अगर हम पावर लाइन की बात करें जो सब स्टेशन से घर तक आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो रहेगी उसमें बहुत सारे घरों के लोड कनेक्टेड रहते हैं और ऑलमोस्ट सभी को सेम वोल्टेज मिलता है। अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें तो वोल्टेज धीरे धीरे रिड्यूस होता है, और अगर आइडियल केस हम डिस्कस करें तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सोर्सेज जिनमें कितना भी लोड कनेक्ट करने पर उनके वोल्टेज लेवल में कोई चेंज नहीं आता, और जिनका आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, को वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस पर, और न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनसे कितना भी लोड कनेक्ट करने पर उनका वोल्टेज लेवल कांस्टेंट रहता है, और जिनका आंतरिक प्रतिरोध शून्य, ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, वोल्टेज सोर्स, यहाँ वोल्टेज लेवल यहाँ पर भी कांस्टेंट है, वोल्टेज लेवल यहाँ पर भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? मिनिमम, वेरी मिनिमम, इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम। पर अगर हम आइडियल की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा, शून्य होगा। यही कंफ्यूजिंग रहता है अक्सर कि वोल्टेज सोर्स
की दो डेफिनेशन कैसे हो जा रही है। वोल्टेज सोर्स की दो डेफिनेशन है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही करंट सोर्स की भी दो डेफिनेशन रहेगी, एक आइडियल करंट सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और दोनों में ही करंट सोर्स में भी करंट लेवल कांस्टेंट रहेगा दोनों ही केसेस में, वोल्टेज सोर्स में भी वोल्टेज लेवल कांस्टेंट रहेगा दोनों ही केसेस में। बस इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, मिनिमम है या ज़ीरो है। ऐसे सोर्सेज जिनसे कितना भी लोड कनेक्ट करने पर उनके करंट लेवल में कोई चेंज नहीं आता और जिनका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है को करंट सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहा जाता है। यानी करंट सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जबकि वोल्टेज सोर्स के केस में लो होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है, ऐसे करंट सोर्स जिनसे कितना भी लोड कनेक्ट करने पर उनका करंट लेवल कांस्टेंट रहता है और जिनका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, इनफाइनाइट होता है, आइडियल करंट सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर करंट सोर्स के लिए अगर आइडियल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम। वोल्टेज सोर्स के लिए प्रैक्टिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लो और आइडियल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो। और इसको हम ग्राफ के हेल्प से भी देख सकते हैं। जैसे ये जो ग्राफ है ये एक प्रैक्टिकल सोर्स को डिफाइन करता है। यहाँ पर वोल्टेज लेवल ले लीजिए या करंट लेवल ले लीजिए, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है इसमें माइनर सा डिक्रीमेंट आएगा। जैसे अगर लोड कनेक्टेड नहीं है और सप्लाई लाइन में वोल्टेज 220 है तो ये फुल लोड पर 220 ना होकर के 215 हो सकता है, 5 वोल्ट तक का डिक्रीमेंट या उससे थोड़ा कम ज़्यादा डिक्रीमेंट हो सकता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। जबकि आइडियल केस में लोड बढ़ने पर वोल्टेज लेवल या करंट लेवल कांस्टेंट रहेगा, इसमें 1% का भी डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो ग्राफ के हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन ग्राफिकल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शन थे 4, तो ये आइडियल सोर्स को डिफाइन करता है, आइडियल सोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रैक्टिकल सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकल केस में डिक्रीमेंट रहेगा, माइनर डिक्रीमेंट रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, जबकि आइडियल सोर्स के केस में डिक्रीमेंट नहीं होगा। करंट सोर्स के एग्जांपल भी पूछा जा रहा है, ये रिसेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि करंट सोर्स क्या है, क्या 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उनमें से पूछा जाएगा इनमें से करंट सोर्स क्या है। मैक्सिमम टाइप सोर्स वोल्टेज सोर्स ही होते हैं, जितने ये भी हमने जो डिफाइन किए हैं वोल्टेज सोर्स ही हैं, जनरेटर, बैटरी, पावर पॉइंट और इनफाइनाइट बस सभी वोल्टेज सोर्स हैं। ये करंट सोर्स होता है पीवी सेल। अब जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसको हम समराइज़ कर लेते हैं, और इस टेबल से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को लिया है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में देख लेते हैं सोर्स लेवल कितना रहेगा, माइनर डिक्रीमेंट रहेगा, हमने ग्राफ से भी दिखाया अभी, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, वेरी लो या मिनिमम। और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो कांस्टेंट रहेगा सोर्स लेवल, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर लो है, ये ध्यान रखने के लिए है, इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है कि लो है या ज़ीरो है। तो प्रैक्टिकल के लिए लो, आइडियल के लिए ज़ीरो। ऐसे ही करंट सोर्स है, अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो सोर्स लेवल कांस्टेंट रहेगा या माइनर डिक्रीमेंट आएगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हाई रहेगा या मैक्सिमम रहेगा। और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो सोर्स लेवल कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा। ये टेबल बहुत इजीली ध्यान रखा जा सकता है और इसमें से क्वेश्चन भी मिलता है। फिर है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि कौन सा सोर्स दिखने में कैसा रहेगा क्वेश्चन में। तो ये एक सिंबल है सोर्स का, और जिस किसी सोर्स के साथ ये साइन वेव का जैसा सिंबल रहेगा आप समझ लीजिए कि वो एसी टाइप सोर्स है। तो ये सोर्स है और ये सोर्स के साथ सीरीज़ में इम्पीडेंस है, सोर्स का इम्पीडेंस या इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का। और ये किसको शो करता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को। ये भी प्रैक्टिकल, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो है। देख लीजिए सिंबल में फिर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नहीं है। जिसमें नहीं है वो आइडियल और जिसमें है वो प्रैक्टिकल, और दोनों ही एसी सोर्स हैं, दोनों ही एसी सोर्स हैं। देखिए एसी वोल्टेज सोर्स। फिर है ये डीसी सोर्स है, जिसमें प्लस माइनस होगा वो डीसी सोर्स है। एक सोर्स के साथ रेजिस्टेंस है
तो ये प्रैक्टिकल सोर्स रहेगा। यहाँ पर भी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस है तो ये भी प्रैक्टिकल सोर्स रहेगा। ये दोनों ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैं और दोनों डीसी वोल्टेज सोर्स हैं। यहाँ पर सोर्स के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर भी सोर्स के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये दोनों ही सोर्स क्या हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं। और ये चारों सोर्सेस डीसी टाइप के हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स। ये सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। ये एसी वोल्टेज सोर्सेस, ये डीसी वोल्टेज सोर्सेस और ये सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। जो इनिशियली हमने चार्ट शो किया है उसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस की जो डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की है और ये एग्जांपल्स हैं, ये उसके सिंबल्स हैं सारे। आप सर्किट में देख कर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये वो है। फिर है ये आइडियल करंट सोर्स है और इसमें भी साइन वेव यूज़ किया गया है। करंट सोर्स के साथ एरो यूज़ होता है और वोल्टेज सोर्स के साथ प्लस माइनस यूज़ होता है, पोलैरिटी सिंबल यूज़ होता है, जबकि करंट सोर्स में नॉर्मली एरो यूज़ होता है। तो यहाँ पर साइन वेव भी है और एरो क्या शो कर रहा है कि ये करंट सोर्स है। साइन वेव क्या शो कर रहा है, ये एसी टाइप करंट सोर्स है और सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये आइडियल करंट सोर्स होगा। अगर रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाता। ये देखिए यहाँ पर सोर्स के साथ पैरेलल में इम्पीडेंस भी है ZS। ZS क्या है, इस सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस, इसलिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि करंट सोर्स के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होगा वो सोर्स के पैरेलल यूज़ किया जाता है, जबकि वोल्टेज सोर्स के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होगा वो सीरीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसा प्रीवियसली हमने सिंबल में दिखाया भी है। फिर है अगर यहाँ पर ये क्या हो गया, एसी करंट सोर्सेज हो गए, दोनों ही एसी करंट सोर्सेज हो गए। फिर ये डीसी करंट सोर्स है, इसमें भी देखिए एरो यूज़ किया है और कोई सोर्स रेजिस्टेंस नहीं है, इम्पीडेंस नहीं है, तो ये आइडियल टाइप हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल टाइप हो जाएगा। दोनों ही करंट सोर्स हैं, ये दोनों एसी करंट सोर्स हैं और ये दोनों डीसी करंट सोर्स हैं और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं, चारों ही इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं। फिर है डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट सोर्सेज दिखने में कैसे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार आइडेंटिफाई करना कि ये सोर्स क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी, करंट डिपेंडेंट है या वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स को, जो डिपेंडेंट सोर्स होगा उसको ऐसे डायमंड शेप से शो किया जाएगा, उसका जो सिंबल होगा डायमंड शेप्ड होगा, जबकि जो इंडिपेंडेंट है उनमें सिंपली सर्कल यूज़ होगा या प्लस माइनस साइन यूज़ होगा। तो इस डायमंड शेप के अंदर अगर एरो लगा है तो करंट सोर्स होगा और अगर प्लस माइनस लिखा है तो वोल्टेज सोर्स होगा। अब देखिए ये एरो लगा है तो ये करंट सोर्स होगा और इसकी वैल्यू लिखिए AIX। ए यहाँ पर कोई नंबर होगा 1 2 3 4 और IX सर्किट में किसी दूसरे एलिमेंट की करंट होगी। अभी हम एग्जांपल भी लेंगे, एक क्वेश्चन भी लेंगे और सर्किट डायग्राम लेंगे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये ए एक नंबर है, फैक्टर है ये। जैसे IX रेजिस्टेंस R2 की करंट है, सर्किट में रेजिस्टेंस R2 की करंट है, तो और ये 5, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 I इस सोर्स की वैल्यू हो जाएगी, जबकि I क्या है R2 की करंट। क्योंकि इस सोर्स की वैल्यू करंट पर डिपेंड करती है, ये करंट सोर्स है और इसकी वैल्यू भी किस पर डिपेंड कर रही है, किसी दूसरे एलिमेंट के करंट पर, इसलिए हम इसको करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कहेंगे। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स CDCS या करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स या करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वैसे ही अगर यहाँ पर IX को हटा करके यहाँ पर वोल्टेज यूज़ किया जाए, किसी दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज, सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब ये करंट सोर्स ही है लेकिन इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पर। ये वोल्टेज सर्किट में डिफाइन होगा किसी दूसरे पॉइंट का वोल्टेज, क्योंकि इस सोर्स की वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स VDCS या वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये दोनों ही करंट सोर्स हैं, एक की वैल्यू करंट पर डिपेंड करती है और दूसरे की वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करती है। ऐसे ही दो वोल्टेज सोर्स आ जाएंगे, एक की वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करेगी और दूसरे की वैल्यू करंट पर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पर
ये वोल्टेज सोर्स हुआ, इस डायमंड शेप के अंदर आप प्लस माइनस सिंबल यूज़ किया है, यानी ये वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? आई एक्स पर, करंट पर। ए फिर से कोई फैक्टर है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आई एक्स करंट है, ये वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू करंट पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, CDVS, या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और अगर यहाँ पर वोल्टेज यूज़ किया जाए तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, 1 2 3 4, 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। और सर्किट में क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो सिंबल देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वोल्टेज डिपेंडेंट है या करंट डिपेंडेंट है सोर्स। यहाँ पर ये एक सर्किट यूज़ किया है और एक्सप्लेनेशन के लिए। देखें यहाँ पर ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट कैसे हो? इनकी वैल्यू डिफाइंड है, ये अपने आप में इनका पोटेंशियल लेवल है, -2 वोल्ट जैसे इस सोर्स का लेवल है, और यहाँ पर 11 एम्पियर इस सोर्स की वैल्यू है। तो ये डिपेंडेंट सोर्स होंगे, सिंबॉलिकली इनको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अब देखिए ये करंट सोर्स है क्योंकि इसमें एरो डाउनवर्ड यूज़ किया है, और इसकी वैल्यू है 2IY। तो ये आई वाई क्या है? यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर में, 1 ओम में जो करंट पास हो रही है वो IY है। तो जब जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चेंज होगी तब तब इस वोल्ट करंट सोर्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। फिर से देखिए, जब जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चेंज होगी तब तब इस सोर्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि इस सोर्स की वैल्यू IY पर डिपेंड करती है और IY इस रेजिस्टेंस की करंट है। ऐसे ही यहाँ पर 6IX लिखा है, ये वोल्टेज सोर्स है और करंट पर डिपेंड कर रहा है, और IX क्या है? 2 ओम के थ्रू करंट। तो जब जब इस 2 ओम के थ्रू करंट चेंज होगी तब तब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? 2 ओम रेजिस्टेंस की करंट पर। इस तरीक़ा से ये दोनों जो सोर्सेज हैं डिपेंडेंट हुए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल भी हैं। अगर आपने जो अभी एक्सप्लेन किया वो समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ईजी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है। कांस्टेंट वोल्टेज क्या सोर्स होता है? एक्टिव और यूनिलेटरल। ऑप्शंस क्या थे यहाँ पर? एक्टिव और बायलेटरल। बायलेटरल तो होता नहीं कांस्टेंट सोर्स, एक ही डायरेक्शन में करंट सप्लाई कर पाता है। पैसिव भी नहीं होता है, यहाँ दोनों ऑप्शन में पैसिव है, तो पैसिव तो होगा ही नहीं सोर्स। हमने बताया कि ये सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो एक्टिव है। तो करंट सोर्स क्या है? एक्टिव और यूनिलेटरल। फिर क्या है? इन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ये तो वो सब हैं जितने पेपर हमने रिव्यू किए होंगे, और भी इतने सारे पेपर होंगे जो हम देख नहीं पाए या देखे नहीं होंगे। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या कंडीशन एप्लीकेबल है इन 4 में से? ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस या ज़ीरो रेजिस्टेंस सिंपली। लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। इनिशियल सोर्स इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, ये करंट के लिए होता है। यहाँ पर किसके लिए पूछा है? वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज के लिए कितनी होती है? ज़ीरो रेजिस्टेंस। फिर है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड एन आइडियल करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली आर इन ओम्स। तो आइडियल ही पूछा है। फिर से देखिए, एक तो यही मर्ज कर दिया है क्वेश्चन, एक और करंट सोर्स और पूछ लिया है। तो वोल्टेज सोर्स के लिए तो ज़ीरो होगा और करंट सोर्स के लिए इनफाइनाइट होगा आइडियल केस में। फिर है अ पावर सप्लाई शुड possesses an ideal voltage regulation which is equal to dash and practical voltage regulation measuring। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स में और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, या आइडियल सब सोर्स में या और प्रैक्टिकल सोर्स में रेगुलेशन कितना होना चाहिए? रेगुलेशन सिंपली जो ग्राफ में हम डिक्रीमेंट दिखा रहे थे वो डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए? तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में डिक्रीमेंट हो सकता है, स्मॉल डिक्रीमेंट बताएंगे, उसकी कोई लिमिट अगर फिक्स नहीं है। वैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो 3% तक का डिक्रीमेंट एक्सेप्टेबल है, और अगर आइडियल सोर्स की बात करें तो कोई डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो रेगुलेशन मीन्स उसमें कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है हमें। तो
आइडियल के लिए तो हमने बोला है कि उसमें कोई डिक्रीमेंट आएगा ही नहीं, यानी रेगुलेशन ज़ीरो, और प्रैक्टिकल के लिए हमने बोला है कि थोड़ा डिक्रीमेंट आएगा, तो उसमें स्मॉल रेगुलेशन आएगा। फिर है व्हाट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव और ईएमएफ ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मीन्स इंटरनल वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज जब कोई लोड नहीं है, जब सोर्स पर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस टाइम पर लोड के टर्मिनल जब सोर्स पर कोई लोड नहीं है तो उस टाइम पर सोर्स के टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है उसको हम ईएमएफ कहेंगे। इफ़ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स whose resistance is 1 ohm to a load of 100 ohm, the source will be। देखिए यहाँ पर if the energy is supplied from a source whose resistance is 1 ohm, 1 ohm यानी very minimum, काफ़ी low resistance है, to a load of 100 ohm, the source will be voltage source। सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो लोड की अपेक्षा बहुत ही कम है, और बहुत कम रेजिस्टेंस किस में होता है? वोल्टेज सोर्स में। तो ये किसका क्वेश्चन हो जाए? वोल्टेज सोर्स का। फिर है इन द केस ऑफ डीसी करंट, मैग्नीट्यूड एंड करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। डीसी सोर्स में जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी और एसी सोर्स में चेंज हो जाएगी। अगर हम डीसी सोर्स की बात करें तो डीसी सोर्स कैसा रहेगा? टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा इस टाइप से, और अगर एसी सोर्स की बात करें तो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डीसी में ना डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और एसी में चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है टू नेग्लेक्ट अ करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स इज। करंट सोर्स को टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनल को डैश किया जाता है। ये वैसे तो ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ पूछा जाता है, और वहीं पर एग्जैक्टली या किसी भी थ्योरम के साथ सुपरपोजिशन है या आपका थेवेनिन नॉर्टन है उनके साथ ज़्यादा यूज़ होता है ये कंडीशन। फिर भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर करंट सोर्स को टर्मिनेट करना है तो जहाँ पर सोर्स लगा था वहाँ पर सर्किट को ओपन कर दिया जाएगा, और अगर वोल्टेज सोर्स को टर्मिनेट करना है तो शॉर्ट कर दिया जाएगा। विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। ये भी ट्रेंड में है क्वेश्चन, यानी आजकल पूछा जा रहा है कि बैटरी की यूनिट, बैटरी कैपेसिटी किस में मेज़र करेंगे। जैसे हम फ़ोन लेने जाते हैं तो फ़ोन में हम जितनी भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उन सबको देखते हैं फ़ोन में या लैपटॉप में, और हम देखते हैं कि बैटरी कितने एमएच की है, तो एम्पियर आवर की है, ऐसा हम देखते हैं ना फ़ोन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है अभी कि जो है बैटरी की कैपेसिटी किसे मेज़र करेंगे, तो एम्पियर आवर में मेज़र करेंगे बैटरी की कैपेसिटी। AC सप्लाई सिस्टम कंपेयर टू DC सप्लाई सिस्टम हैज़ द एडवांटेज। AC सप्लाई सिस्टम का DC के अपेक्षा क्या एडवांटेज है? लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग कॉस्ट क्या है इसमें? लो आएगी। इसमें ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि AC में स्विचिंग कॉस्ट कम होती है। फिर है अ प्राइमरी सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 3 एम्पियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़। ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसमें वोल्टेज EMF दिया है यानी इंटरनल वोल्टेज दिया है। अभी क्वेश्चन में भी था कि EMF क्या होता है, 1.5 वोल्ट EMF है और रेजिस्टेंस इतना एम्पियर है। तो हमें क्या बताना है? द करंट कितना है? 3 एम्पियर। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपली हम वोल्टेज बाई करंट कैलकुलेट करेंगे, VOC अपॉन ISC, यानी शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ बैटरी ड्रॉप्स फ्रॉम 100 वोल्ट विद ज़ीरो लोड करंट टू 80 वोल्ट। यानी जब लोड करंट नहीं था, जब कोई लोड नहीं है तो 100 वोल्ट था, जब लोड कनेक्ट किया है तो 80 वोल्ट हो गया है, 100 से 80 हो गया डिक्रीमेंट होकर के। व्हेन लोड करंट इज़ 2 एम्पियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़। तो यहाँ पर हम वोल्टेज का डिफरेंस यूज़ करेंगे, और करंट कितनी है? 2 एम्पियर। जब लोड नहीं था तो वोल्टेज 100 वोल्ट था, और जब लोड है तो वोल्टेज
80 वोल्ट है और करंट कितना फ्लो हुआ 2 एम्पियर। तो सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा dV अपॉन I 100 माइनस 80 अपॉन 2 यानी 10 ओम। द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग एन एडिशनल पैरेलल लोड टू एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स इज़ टू इंक्रीज, यानी अगर हम सप्लाई के साथ में एक एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के समांतर एक अतिरिक्त लोड लगाने से क्या बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लोड का रेजिस्टेंस या सोर्स का वोल्टेज या सोर्स से ली गई करंट या लोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब सिंपली अगर हम जो पावर पॉइंट है सॉकेट में जो जो पावर सप्लाई बोर्ड में जो पावर पॉइंट है, अगर उसमें हम एक लोड लगाएंगे और उसकी करंट 1 एम्पियर है, तो दूसरा लोड लगाएंगे उसकी करंट भी 1 एम्पियर है, तो जब एक ही लोड कनेक्टेड रहेगा तो करंट 1 एम्पियर रहेगी, जब एक और लगाएंगे तो करंट 2 एम्पियर हो जाएगी। यानी लोड बढ़ाने पर सिंपली क्या हो रहा है, सोर्स से ज़्यादा करंट ड्रॉ की जाएगी, सोर्स से ली गई करंट बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल भी है, इनिशियली यहाँ पर 10 ओम का एक लोड लगा है तो करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर, जबकि सोर्स वोल्टेज कितना है 100। फिर हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया 10 ओम का, वोल्टेज वही है सेम, तो अब करंट कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर। ये 5 है ये 10 है, 5 और 10 कैसे, यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है 10 और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे होंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/5 यानी 20 एम्पियर। तो सिंपली हम देख भी रहे हैं कि एक लोड रेजिस्टेंस लगने पर 10 एम्पियर है और जैसे एक और बढ़ाया तो 20 एम्पियर हो गई। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो सोर्स से ज़्यादा करंट ड्रॉ की जाएगी, यानी सोर्स से सप्लाई की जाने वाली करंट बढ़ती रहेगी। डिपेंडेंट सोर्स को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट सोर्स आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड सोर्स। हमने जो लिस्ट दिखाई है उसमें टाइटल्स, डिफरेंट टाइटल्स दिए भी हैं, कंट्रोल्ड सोर्स या डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन। 4 टाइप के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू क्या होगी जबकि बीटा 0.8 है और आई ए 9.5 मिली एम्पियर है। तो ये बीटा वही है फिर से जो हम ए यूज़ कर रहे थे, ये आई एक्स हो गया, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सोर्स की वैल्यू निकल आएगी, बीटा आई ए 7.6 मिली वोल्ट। फिर निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट को शो करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइन ऑफ शॉर्ट सर्किट, हाई करंट फ्लो। यदि सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, और रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो करंट कितना आएगा, थियोरेटिकली तो हम कहेंगे इनफाइनाइट आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कहेंगे वेरी हाई, यही हाई करंट फ्लो। यानी शॉर्ट सर्किट में हाई करंट फ्लो करेगा और ओपन सर्किट में 0 करंट फ्लो करेगा। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाएगा और ओपन सर्किट में वोल्टेज रेटेड रहेगा। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अगर बहुत सारे सेल्स को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक सेल का जितना वोल्टेज है उसके पैरेलल उतने ही वोल्ट का दूसरा सोर्स सेल लगाया जा सकता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो बढ़ेगा नहीं, करंट कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। जितने ज़्यादा हम सेल यूज़ करेंगे पैरेलल में उतनी करंट कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। अगर एक सेल 1 एम्पियर सप्लाई करता है तो 2 सेल मिल करके 2 एम्पियर सप्लाई कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये सिंपल डायग्राम भी है, अगर एक सेल की करंट कितनी है I1, दूसरे की कितनी I2, ऐसे ही I3 I4, वोल्टेज सबकी सेम रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये कंडीशन है कि सबकी वोल्टेज सेम रहेगी, और जो साइन कन्वेंशन है पोलैरिटी है वो भी सेम रहनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव नेगेटिव से। तो अगर एक सेल की करंट I1 है, दूसरे की I2, ऐसे ही I3 I4, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ऐसे ही अगर सीरीज़ में लगाया जाए सेल्स को तो क्या होगा, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबके थ्रू एक ही करंट फ्लो कर रही है तो करंट तो इंक्रीज़ होगी नहीं, तो वोल्टेज लेवल सबका एडअप हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर सेल्स को हम सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा। ये फिर से एक
टेबल है समराइज़ किया है हमने इसमें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सेल्स कनेक्शन किस टाइप का है और उसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी। यह सेल्स कनेक्शन है आपका, सीरीज़ कनेक्शन है, तो टोटल वोल्टेज इंक्रीज़ होगी। ये सीरीज़ कनेक्शन है, टोटल वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। टोटल करंट रिमेन सेम, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सब सीरीज़ में है। टोटल रेजिस्टेंस, अगर एक सेल की रेजिस्टेंस 1 ओम है, फिर यहाँ पर भी 1 ओम, फिर यहाँ पर भी 1 ओम, तो टोटल कितनी हो जाएगी, बढ़ 3 ओम हो जाएगी। सोर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, पावर सप्लाई इंक्रीजेस, एक जितनी सप्लाई कर पाएगा पावर, तीनों मिल करके उससे ज़्यादा ही करेंगे, तो पावर सप्लाई दोनों ही केसेस में पावर सप्लाई इंक्रीज़ करेगी। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज लेवल सेम रहेगा, करंट लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और सोर्स रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है। तो इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस सिंपली डिक्रीज़ करेगा और पावर सप्लाई इंक्रीज़ करेगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ऐसे ही इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रेयरली पूछा जाता है, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वैसे ये थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के टाइम पर भी यूज़ होता है। अगर हमें एक इक्विवेलेंट दिया गया है और दूसरा इक्विवेलेंट फाइंड करना है सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है और ये जो 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, ये सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है। 9.5 ओम ये लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में यूज़ करना है या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में यूज़ करना है, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए करंट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 10/0.5 V/R, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, रेजिस्टेंस वही रहेगा सेम। ऐसे ही अगर ये दिया होता और ये फाइंड करना होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वोल्टेज मिल जाती, रेजिस्टेंस वही सेम। लोड रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लोड रेजिस्टेंस एज इट इज़ है। यहाँ से जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, केवल उतने को ही चेंज करेंगे हम, लोड तो एज इट इज़ रहेगा, लोड में कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसके प्लेस पर हम ये यूज़ कर सकते हैं इतना पोर्शन, और या फिर इसके प्लेस पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, और ये करंट सोर्स है पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पर एरो से हमने दिखाया भी ये एक्सचेंजेबल है, दोनों को चेंज किया जा सकता है।